फ्रेंड्स, जीटा एक्सेस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज हम देखेंगे ओजोन लेयर और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओजोन का जो हमारे एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनफैक्ट आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में भी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है इसका। लेकिन ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम देखें ओजोन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हम देख सकते हैं कि ओजोन सबसे ज़्यादा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रेटोस्फियर में है। और यहाँ पे जो ओजोन होता है वो यूवी रेज को एब्जॉर्व करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो ओजोन जो है वो कुछ मात्रा में हमारे ट्रोपोस्फियर में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉल्यूटेंट्स की तरह एक्ट करता है, यानी कि एक तरह का पॉल्यूशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये ओजोन लेयर जो यहाँ पे मैक्सिमम होता है वो आने वाली यूवी रेज को ब्लॉक करता है। आप देख सकते हैं कि मेनली 3 तरह के यूवी रेज होते हैं, यूवीसी, यूवीबी और यूवीए। तो हमारा जो ओजोन लेयर होता है वो यूवीसी लेयर को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। यही सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले यूवी रेज होते हैं और यही सबसे ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यूवीबी रेज को पार्शियली ब्लॉक करता है हमारा ओजोन लेयर और यूवीए रेज पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता ओजोन लेयर का। ये ओजोन लेयर है जो ट्रोपोस्फियर में है और ट्रोपोस्फियर में ओजोन के प्रेजेंस के कारण फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। इसको हम डिटेल में एक दूसरे वीडियो में देखेंगे जिसमें हम ट्रोपोस्फियरिक ओजोन की डिस्कशन करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि ओजोन स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन ओजोन की फॉर्मेशन दोनों ही लेयर में डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि जो यूवी रेज आते हैं सन से वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं और हमें ऑक्सीजन आयन मिलता है, और ये आयन जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं तो हमें ओजोन मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली सन पे डिपेंड करता है। वहीं ये जो ट्रोपोस्फियर का जो ओजोन है ये फॉर्म होता है रिएक्शन दो पॉल्यूटेंट के बीच में, यानी वीओसी और एनओएक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये दोनों ही पॉल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। और जब इनके बीच में रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन से हमारे ट्रोपोस्फियर में ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आप स्ट्रेटोस्फियर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के मॉलिक्यूल को इंडिकेट करते हैं, और ये जो येलो कलर के ये जो बैंड्स हैं ये वेव्स हैं जो सन से हमारे अर्थ पे आ रही हैं। ये हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है ओजोन के कंपेयर में, और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसीलिए कई फोटॉन्स जब ऑक्सीजन से टकराते हैं तो भी ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस रिपीट होने के बाद एक टाइम आता है जब फोटोन जो होता है सक्सेसफुली ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देता है और हमें ऑक्सीजन आयन मिलता है। ये ऑक्सीजन आयन किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और हमें ओजोन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब आप याद रखिए कि इस पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आयन प्रोड्यूस हुआ था वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करे या रिएक्ट करे। इसीलिए यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्या होता है कि जो सन के यूवी रेज आते हैं वो इस ओजोन से बार बार टकराते हैं और ये ओजोन को तोड़ देता है, हमें फिर से ऑक्सीजन का आयन मिलता है। ये ऑक्सीजन आयन फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और हमें एक और ओजोन का मॉलिक्यूल मिलता है। फिर से वो ओजोन मॉलिक्यूल एक और एचवी रेज से टूट जाता है और हमें फिर से ऑक्सीजन आयन मिलता है, जो फिर से दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके फिर से एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। इनफैक्ट एक जो ओजोन का पूरा लेयर होता है वो करीब 1 घंटे में ही पूरा चेंज हो जाता है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये इतने फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम ओजोन का रिएक्शन देख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आयन से कंबाइन करके ओजोन बनाता है। यही ओजोन फिर रिसाइकल होता है दूसरे रिएक्शन में जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज उससे टकराती हैं और हमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आयन मिलता है। ये ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है, यानी कि नेचुरली ये डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं और ये फॉर्म भी होते रहते हैं, यानी ओजोन का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है एक बैलेंस में, जिसके कारण ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो बना रहता है। अब हमने देखा कि O3 का जो बॉन्ड है वो वीक है, इसीलिए वो बहुत आराम से सन की रेडिएशन से टूट जाता है।
और हमने ये भी देखा कि O नेगेटिव यानी O ऑक्सीजन का जो आयन है वो बहुत ही केमिकली एक्टिव होता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी रिएक्ट करके दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एक नया ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है। और हमें याद रखना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है ओजोन के कंपेयर में, इसीलिए इस रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आयन हमें यहाँ से इस ओजोन के मॉलिक्यूल से मिलता है वो किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होने की जगह पे एक दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और इसके बाद हमें 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू जो ओजोन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है क्योंकि ओजोन से रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन देखा कि O3 था, उससे एक ऑक्सीजन आयन टकराया या रिएक्ट किया और हमें उसके बदले में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिले। और हम जानते हैं कि ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, इसीलिए इस रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं, यानी कि एक स्लो रिएक्शन है। अब जिस हमने वहां पे समझा उसी चीज को हम यहाँ पे एक बार एनिमेशन के थ्रू देखते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ पे आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं जिससे फोटॉन्स टकराते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ऑक्सीजन आयंस यहाँ पर रिएक्ट करके ओजोन बनाते हैं। ये बार बार ये ओजोन जो बनता है वो अलग अलग फोटोन से ऑक्सीजन आयन जनरेट करता है और वो फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके फिर से ओजोन बनाते हैं। ये साइकिल चलते रहता है, इसीलिए इसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शन हैं बहुत तेजी से होते हैं, लेकिन जो एक बार ऐसा टाइम आता है जब ओजोन से निकला हुआ जो आयन होता है वो ओजोन से ही रिएक्ट करता है और इसके बदले में हमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसी रिएक्शन को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो फोटॉन्स के थ्रू डिसोसिएट होता है और ऑक्सीजन का आयन देता है। ये ऑक्सीजन का आयन जो है वो बहुत ही स्लो फॉर्म होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इतनी जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। फिर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हमें ओजोन देता है। तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत स्लो रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अब ये जो ओजोन है ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और हमें एक ऑक्सीजन का आयन देता है। क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है बहुत वीक होता है तो बहुत ही जल्दी टूट जाता है और इसी कारण एक ऑक्सीजन का आयन प्रोड्यूस होता है। ये आयन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से फिर से रिएक्ट करता है और हमें फिर से ओजोन मिलता है और ये दोनों ही फास्ट रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। तो ये साइकिल बहुत तेजी से चलती रहती है और इसी के बैलेंस के कारण ओजोन का एक जो कंसेंट्रेशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो आयन है वो दूसरे ओजोन से रिएक्ट करता है और इसके कारण फिर हमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ओजोन जो होता है इस प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है नेचुरली। अब हमने देखा कि कैसे ओजोन का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन का एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें हेलोजेंस यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन का क्या रोल रहता है। हम यहाँ पे मेनली क्लोरीन का ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ्लोरीन और ब्रोमीन की भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन का एक आयन है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन आयन बना जो एक ओजोन बनाता, वो ओजोन बनाने की जगह पे इस क्लोरीन से रिएक्ट करता है। यहाँ से दूसरा ऑक्सीजन आयन भी आता है, वो भी इस क्लोरीन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। और यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि क्लोरीन अकेला रह जाता है और ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक अलग मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का आयन रिलीज हुआ था वो एक ओजोन बनाने की बजाय क्लोरीन से रिएक्ट करता है और फिर क्लोरीन ऑक्साइड जो है वो फिर से एक और ऑक्सीजन आयन से रिएक्ट करता है और फिर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें क्लोरीन सेपरेटली मिल जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो प्रोसेस था ओजोन फॉर्मेशन का उसको ये तोड़ देता है। ये ऑक्सीजन आयंस को लेके डायरेक्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देता है और इसीलिए आप इस एरिया में देखेंगे कि सारे ओजोन जो है वो डिप्लीट हो गए, क्योंकि जो ऑक्सीजन के आयंस निकले थे वो तो क्लोरीन से रिएक्ट करके उन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया ओजोन बनाने की जगह पे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दूर हैं इस क्लोरीन से, वहां पे आप देख सकते हैं कि आयंस ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और वहां पे ओजोन का फॉर्मेशन अभी भी चल रहा है। बेसिकली ये जो क्लोरीन है ये इस पूरे प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होता है, इसीलिए ये बार बार अलग अलग ऑक्सीजन आयंस को कलेक्ट करके उनको ऑक्सीजन में कंबाइन करता जाता है और ओजोन का जो बैलेंस है फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन का उसको तोड़ते जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंगल क्लोरीन एटम करीब 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और क्लोरीन जो है वो एक कैटलिस्ट है, यानी कि इस पूरे रिएक्शन में क्लोरीन खत्म भी नहीं होता है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में आपको आउटपुट में क्लोरीन फिर से मिल जाता है और फिर से ये रिएक्शन वापस चालू हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन जो होता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। अब हम देखते हैं कि कैसे जो क्लोरीन है
उसको एटमॉस्फेयर से निकाला जाता है, मतलब क्या वो नेचुरल प्रोसेस है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर या जो ट्रोपोस्फीयर है उसके अंदर बहुत सारे गैसेस हैं जो काफ़ी कम मात्रा में है। उनमें से मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। यहाँ पे NO2 और क्लोरीन ऑक्साइड का रिएक्शन होता है और ये एक स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसे हम क्लोरीन नाइट्रेट कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब ये है ये क्लोरीन को फिर वापस एटमॉस्फेयर में फ्रीली नहीं छोड़ेंगे। तो क्लोरीन जब इस फॉर्म में आ जाता है तो क्लोरीन जो होता है वो बंध जाता है, यानी कि वो फिर से ओजोन से रिएक्ट नहीं कर सकता और इसके कारण जो क्लोरीन का इफेक्ट होता है ओजोन पे वो कम हो जाता है। ये रिएक्शन है जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, जिससे ये दो रिजर्वायर बनते हैं। और क्योंकि ये स्टेबल क्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं इसलिए इन्हें रिजर्वायर भी कहा जाता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरल रिजर्वायर्स हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को यानी कि क्लोरीन के रोल को अगर देखें ओजोन फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस में, तो हम इस ग्राफ के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि क्लोरीन का एक आयन है और ये ओजोन। अब ओजोन का फोटो डिसएसोसिएशन होता है इस फोटोन के कारण और हमें ऑक्सीजन आयन मिलता है। ये ऑक्सीजन आयन क्लोरीन से रिएक्ट करता है और हमें क्लोरीन ऑक्साइड मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। सिमिलरली एक और ओजोन जो होता है वो सेपरेट होता है और वो फिर से हमें एक ऑक्सीजन आयन देता है जो इस क्लोरीन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, फिर से हमें O2 मिलता है और यहाँ पे फिर से क्लोरीन मिल जाता है। तो आप इस पूरे ही साइकिल में देखेंगे कि ओजोन जो है वो इनपुट तो है इस रिएक्शन में, लेकिन कहीं ओजोन फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आपको ओजोन नहीं मिल रहा है जो आउटपुट है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस में ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहीं पे भी उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब हमने देखा था कि क्लोरीन ऑक्साइड जो है वो NO2 से रिएक्ट करता है और क्लोरीन नाइट्रेट एक स्टेबल रिजर्वायर बनाता है जिसमें क्लोरीन जो होता है वो स्टेबल होता है और वो उसके आगे ओजोन को हानि नहीं पहुंचाता है। ये देखिए कि क्लोरीन ऑक्साइड और ये NO2 का रिएक्शन है और इस रिएक्शन के कारण यहाँ पे आपको ये कंपाउंड फॉर्म होता है। सिमिलरली जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन आयन है, वो भी मीथेन से रिएक्ट करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन भी होता है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये रिजर्वायर क्रिएट होते हैं और क्लोरीन जब ये कंपाउंड बनाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि फर्दर रिएक्ट नहीं करता। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्लोरीन के सोर्स क्या क्या है। जो नेचुरल दो सोर्सेस हैं वो है सॉल्ट स्प्रेज फ्रॉम ओशन वेव्स और दूसरा है वॉल्केनिक एमिशन। तो हमारा जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सॉल्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन होता है और वेव्स के कारण ये क्लोरीन दूर हवा में ऐसे फेंका जाता है। इसी कारण एरोसोल पार्टिकल्स की तरह ये क्लोरीन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सिमिलरली वॉल्केनिक एमिशंस में भी क्लोरीन होता है। अब आप देखेंगे इंडस्ट्रियल कूलिंग और डोमेस्टिक कूलिंग दोनों में ही CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है या कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एक बार में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अब ये जो दो क्लोरीन के सोर्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए अगर बारिश होती है तो ये दोनों जो क्लोरीन के सोर्स हैं उनका क्लोरीन जमीन पे वापस आ जाता है। लेकिन CFC जो है बहुत ही स्टेबल होता है, इसीलिए वो बारिश से रिएक्ट नहीं करता, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सालों तक रहता है। उसे 1-2 साल लगते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचने में और जब वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे UV रेज होते हैं। ये UV रेज हमारे इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से टकराते हैं और एक क्लोरीन का आयन अलग हो जाता है, वो इस बॉन्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और यही हमारे लिए क्लोरीन का सोर्स बनता है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब देखते हैं कि ओजोन होल क्या है। हम सब जानते हैं कि एक ऐसा समय आता है अगस्त से सितंबर में जब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है और इसी को ओजोन होल कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि ये ओजोन होल अंटार्कटिका में ही क्यों होता है। इनफैक्ट ये अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालय के ऊपर भी ऐसे ओजोन होल पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ओजोन होल का जो डेप्थ होता है वो आपको यहाँ पे अंटार्कटिका में मिलेगा। तो इसीलिए हम अंटार्कटिका को डिस्कस करते हैं। तीनों जगह प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये आप देख सकते हैं ओजोन होल जो कि अंटार्कटिका के ऊपर है और ये कई सालों से रिपोर्ट किया जा रहा है। ये स्प्रिंग में यानी सदर्न हेमिस्फीयर के स्प्रिंग में होता है, अगस्त से अक्टूबर के बीच में। तो समझते हैं कि ये ओजोन होल अंटार्कटिका पे क्यों फॉर्म होता है। तो पहले तो आप सोच रहे होंगे क्लोरीन जो होता है वो हमारे शहरों में या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में ऐसे आसमान में छोड़े जाते हैं, तो फिर वो पोलर रीजन में कैसे पहुंचते हैं।
उसका कारण है ये सारे एयर सर्कुलेशंस। आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रोपोस्फियरिक एयर सर्कुलेशन है, ये तीनों सर्कुलेशन बेल्ट्स हैं। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में भी एक बहुत ही वीक एक एयर करंट होता है, एक एयर सेल होता है। तो ये सब जो एयर सेल्स हैं ये हवाओं को इक्वली मिक्स करते हैं, और इसी कारण अगर आपने क्लोरीन यहाँ पे भी प्रोड्यूस किया है तो इन एयर सर्कुलेशन के कारण कुछ सालों में वो आपको पोलर रीजन तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको क्लोरीन मिलता है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओजोन डिप्लीशन में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो क्लाउड्स बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है वाटर वेपर का प्रेजेंस। लेकिन हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था कि हमारा जो वाटर वेपर होता है वो ट्रोपोपॉज को क्रॉस नहीं कर पाता। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे आता है वाटर वेपर? तो इसके मेन दो सोर्स होते हैं। पहला, जो वाटर वेपर ट्रोपोस्फियर में होता है वो कई बड़े साइक्लोन्स के थ्रू या कुछ वेव्स होती हैं ट्रोपोस्फियरिक जो स्ट्रेटोस्फियर तक जाती हैं, तो उनके थ्रू कुछ मात्रा में वाटर वेपर हमारे स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाता है। दूसरा जो मेजर सोर्स है वो है मीथेन का रिएक्शन। मीथेन हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके हमें वाटर देता है आउटपुट में, और यही वाटर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे इनडायरेक्टली मीथेन भी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिस्ट्रक्शन के कारण, क्योंकि ये वाटर देता है जिसके कारण स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो जून में क्या होता है कि हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में तो समर सीजन होता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अंटार्कटिका का जो रीजन है वहां पे सनलाइट 24 घंटे अवेलेबल नहीं होती, यानी कि 24 घंटे वहां पे अंधेरा होता है। इस प्रोसेस के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जो सरकमपोलर सी का करंट यानी ओशन का जो करंट बहता है अंटार्कटिका के चारों ओर, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इस स्ट्रांग के कारण होने के कारण क्या होता है कि जो भी ट्रॉपिकल सी करंट्स होती हैं जो यहाँ से आती हैं, जो गर्म होती हैं, वो यहाँ अंदर नहीं आ पाती अंटार्कटिका में। इसीलिए ये आइसोलेट हो जाता है। ये जो आपका ये सरकमपोलर करंट है वो मिक्सिंग ऑफ हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को रोक देता है। इसलिए यहाँ पे जो पानी है वो काफी ठंडा हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर गिरने लगता है। सिमिलर प्रोसेस ऊपर आसमान में ट्रोपोस्फियर में भी होता है। यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम होती है, जो पोलर जेट स्ट्रीम होती है, वो भी काफी स्ट्रांग हो जाती है, और ये भी फिर जो ट्रॉपिक से गर्म हवाएं आती हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो आप देखेंगे कि पानी और हवा दोनों ही ब्लॉक हो जाते हैं अंटार्कटिका में। इनका जो मिक्सिंग होता है गर्म हवाओं से या गर्म पानी से वो रुक जाता है, और इसके कारण बहुत ज्यादा ठंडी यहाँ पे होने लगती है। स्ट्रेटोस्फियर में भी पोलर वॉर्टेक्स होता है, और हम जानते हैं कि पोलर वॉर्टेक्स भी बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं होती हैं, और स्ट्रेटोस्फियर में ये हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं हमारे विंटर सीजन में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर के विंटर सीजन में। तो इन तीनों प्रोसेस के कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से गिरता है। टेम्परेचर करीब -40 से -50 डिग्री तक चला जाता है। अब हम नॉर्मली जानते हैं कि क्लाउड्स फॉर्मेशन के लिए आपको एक हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जरूरत होती है, लेकिन जब यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी बढ़ जाती है तो बिना हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के भी जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस कर जाता है, और हमें यहाँ पे ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं। तो आइए इस ग्राफ को यूज करते हैं ये समझने के लिए कि स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के फॉर्मेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है इस बैलेंस पे। यहाँ पे आप सारे गैसेस का लेवल देख सकते हैं परसेंटेज वाइज। ये जो ऊपर की लाइन है ये नॉर्मल वैल्यूज दिखा रही है इन सब गैसेस की। अब हम देख रहे हैं कि ये विंटर का समय है, और हमने देखा कि विंटर के समय में सूर्य की रोशनी अंटार्कटिक तक नहीं पहुंचती है, और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है, और इसका इफेक्ट ये होता है कि ये जो रिएक्शंस थे सारे, यहाँ पे फोटो डिसएसोसिएशन हो रहा था, लेकिन लाइट की कमी के कारण ये रुक जाता है। तो आप देखिएगा कि जो सारा प्रोसेस है वो तो बंद हो गया। हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि वाटर या एयर की मिक्सिंग बंद हो जाती है, खासतौर से एयर की मिक्सिंग बंद हो जाती है पोलर जेट स्ट्रीम के कारण, तो जो मीथेन और नाइट्रोजन का जो अमाउंट था वो भी रुक जाता है, क्योंकि बाहर से जो हवाएं आ रही हैं वो बंद हो जाती हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स हो जाता है, और धीरे धीरे इनका अमाउंट कंज्यूम होने लगता है इस रिएक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्लोरीन ऑक्साइड है, क्लोरीन है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका अमाउंट तो गिर रहा है, इसका अमाउंट भी गिर रहा है, तो ये रिएक्शन और धीरे हो जाता है। और ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के फॉर्मेशन से क्या होता है कि ये दोनों जो एक स्टेबल रिजर्वायर थे क्लोरीन के, ये इस क्लाउड के ऊपर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर अवेलेबल है, तो ये रिएक्ट करते हैं और हमें इसके बदले में HNO3 मिलता है और क्लोरीन कंपाउंड मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ठंडी के कारण बर्फ बनते हैं, आइस पार्टिकल्स बनते हैं, और उनमें ये जो HNO3 है वो ट्रोपोस्फियर में आ जाता है उनके कारण, और ये जो क्लोरीन है ये स्ट्रेटोस्फियर में चला जाता है।
तो आप देखिएगा कि क्लोरीन का जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ रहा है। जो ये दो कंपाउंड्स हैं इस रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी कि ये जो लेवल था वो कम हो रहा है। तो आप देखिएगा इन दोनों का लेवल यहाँ पे कम हो रहा है, क्लोरीन का अमाउंट बढ़ रहा है। ये भी आप देखिए कि NO2 जो है वो ना ही सिर्फ इस रिएक्शन में बल्कि डायरेक्टली भी रिमूव होता है इस आइस पार्टिकल से, और इसीलिए NO2 का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। सिमिलरली ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता है क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है, तो ये हमारे मीथेन से रिएक्ट करता है और हम देख सकते हैं कि मीथेन का अमाउंट भी कम होने लगता है। तो हम देख सकते हैं कि विंटर में क्या होता है कि क्लोरीन का अमाउंट बढ़ जाता है। NO2 और CH4 जिससे रिएक्ट करके हमें एक स्टेबल रिजर्वायर मिलता है क्लोरीन का, वो एकदम ही कम हो जाते हैं। यहाँ पे ClNO2 और HCl जो रिजर्वायर थे वो भी डिप्लीट हो जाते हैं और क्लोरीन फ्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ओजोन के लेवल में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि ये रिएक्शन तो पूरा रुका हुआ है क्योंकि सनलाइट ही नहीं है। अगस्त और सितंबर में क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर का स्प्रिंग सीजन होता है और इसमें जो सूर्य की रोशनी है वो वापस हॉरिजॉन पे आती है, लेकिन ये रोशनी बहुत कम होती है, धीमी रोशनी होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो रिएक्शंस रुके हुए थे वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो क्लोरीन का कंपाउंड था वो फिर से डिसएसोसिएट होकर क्लोरीन आयंस बनाता है। आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन का कंपाउंड कम हो रहा है, क्लोरीन के आयंस बढ़ रहे हैं। अब ये जो क्लोरीन का मात्रा बढ़ रहा है तो लगातार इस ओजोन और ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ओजोन की मात्रा लगातार गिरते जा रही है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्मेशन से इस कंसंट्रेशन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन में हमारा जो ओजोन है वो डिस्ट्रॉय हुआ। अब क्या होता है कि जब समर आता है सदर्न हेमिस्फीयर में नवंबर में, तो सनलाइट पूरी की पूरी इस पोल पे आती है, यानी 24 घंटे सनलाइट होती है और इसके कारण यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है। और हमने देखा था कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो ठंडी के कारण ही बनते हैं। जब यहाँ पे गर्मी आती है, गर्मी का मौसम आता है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये जो क्लोरीन के रिएक्शंस थे वो सब भी बंद हो जाते हैं और हम देखेंगे कि सिचुएशन जो है वापस एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्प्रिंग में ओजोन का डिप्लीशन होता है, लेकिन जैसे ही गर्मी वापस आती है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो फिर से जो सिचुएशन है वो नॉर्मल आ जाती है। लेकिन अगर ये साइकिल बहुत ज्यादा चलने लगे, अगर ओजोन का डिस्ट्रक्शन एक लेवल से बढ़ जाए, तो ये जो नॉर्मल लेवल है ये वापस नहीं आएगा। इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं या हमारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो क्लोरीन के लिए इतने सेंसिटिव हैं, इसीलिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हैं उनको ग्लोबली बैन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमें हमारे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।